हम्म। जोहार, नमस्कार। यह देश इस वर्ष मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। 2018 में 13 अप्रैल को भारत सरकार ने राजपत्र में मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने की घोषणा की थी। यह मोटा अनाज जिसे खा करके गांव के गरीब गुरबा भी, गरीबों का भोजन कहा ही जाता था, पोषित रहते थे और बाजार के प्रभाव से और सरकारी नीतियों की वजह से यह मोटा अनाज धीरे 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 किसानों से, गांव से गायब होता चला गया। ऐसा गायब हुआ कि नई पीढ़ी जो है उसको नाम भी पता नहीं है, दो चार को छोड़कर कि मोटा अनाज में ये क्या क्या होता है, कहाँ है, देखने की बात तो छोड़ दें, नाम तक याद नहीं है ये मोटा अनाज है क्या। जबकि जो हम रिफाइंड फूड ग्रेन खाते हैं, बहुत बढ़िया फूड ग्रेन जिसको माना जाता है कि चावल, गेहूँ, सूजी, फला ढिकाना, इसकी तुलना में उसमें पोषक तत्वों की भरमार ज़्यादा है और मौसम से लड़ने की क्षमता है। कम से कम पानी में भी कुछ न कुछ हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। अभी झारखंड जिस ढंग से सूखा इस साल झेला, भयावह सूखा पहले भी झेल चुका है। झारखंड बनने के बाद लगातार कुछ न कुछ जिले, कभी पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित किया जाता रहा है। सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा ये क्या नाम है, एनीमिक लोग यहाँ हैं, जबकि सबसे रिस्ट स्टेट ये है। इस स्टेट के कुछ सुदूर गांवों को अगर छोड़ दें तो कहीं भी मोटा अनाज देखने को भी नहीं मिलता है। ये क्यों गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, यह हमारे बहस का विषय नहीं है। लेकिन ये मोटा अनाज है क्या और इस मोटा अनाज के होने की ज़रूरत क्या है, इसका होना कितना प्रासंगिक है और इसके होने की वजह से इसको ला करके हम झारखंड से सबसे आसानी से कुपोषण भगा सकते हैं, एनीमिया भगा सकते हैं, यह मुद्दा है आज के बीच बहस में। हम बताएंगे कि ये मोटा अनाज क्या है, कौन कौन सा मोटा अनाज है जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा। आप नया नाम सुनेंगे तो कहीं देखने की बात करेंगे तो अमेजन पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी शायद मिल जाए। लेकिन अपने गांव के लोग जहाँ की ये सारी चीज़ें बिकती थी, वहाँ तो कुरकुरे मिलेगा, वहाँ तो चिप्स मिलेगा, वहाँ तो बोतल बंद पानी मिलेगा। तो आइए हम परिचय कराते हैं आज के मेहमानों से जो बीच बहस में हमारे साथ हैं। हमारे साथ है सुदर्शन भेंगड़ा, जो किसान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन सब चीज़ों पर अध्ययन करते रहते हैं। सुदर्शन भेंगड़ा जी, नमस्कार आपको। जोहार। हमारे साथ है डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी, जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति रह चुके हैं, यहाँ कुलपति रह चुके हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में, और ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण खेती, इन सब चीज़ों पर बहुत मजबूत पकड़ है। चूँकि एंथ्रोपोलॉजी की अपना रहे भी हैं तो एंथ्रोपोलॉजी को गांव नहीं छोड़ा इन्होंने और उसको पकड़ के रखा। नमस्कार जोहार। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय सिंह, जो रिम्स में मेडिसिन के हेड हैं और जाने माने फिजिशियन हैं झारखंड के। नमस्कार जोहार। जी, नमस्ते। हमारे साथ हैं AK सिंह जी, जो लीड्स में हैं। उनको दो कारणों से हमने बुलाया है। एक तो इन्होंने मोटे अनाज की खेती और इसकी मार्केटिंग शुरू कराई अपने जहाँ काम करते हैं, और दूसरा कारण ये कि ये डायबिटिक हैं तो ये अमेजन से मंगा करके मोटे अनाज खाते रहते हैं। तो इसलिए उनका अनुभव भी हम लोग सुनेंगे कि उसके होने नहीं होने का क्या मतलब है। तो कुछ मोटे अनाज का नाम हम आपको बता दें, जो कहीं से पढ़ करके जुगाड़ करके जितना हमको याद था उससे ज़्यादा लगभग सारी चीज़ें हमने सुनी थी, तो हम आपको बताते हैं। ज्वार, बाजरा, मरुआ जिसको रागी भी कहते हैं, मकई, जौ, कोदो, सावा, कुटकी, कंगनी, चीना, और हमको लगता है हमसे ज़्यादा डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी बताएंगे और भी नाम उनके पास होंगे और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, सबसे ज़्यादा आयरन है, सबसे ज़्यादा फास्फोरस है, मतलब शरीर के पोषण के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए वो सब है। ये क्यों, कहाँ से गायब हो गए और इसके होने से
क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसके लौटने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम आज के दिन। तो अभी शुरू करते हैं डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी से ही। जोहार। मुंडा जी जोहार, ये बताएं कि आप अपने बचपन और किशोरावस्था में कंप्लीट गांव में हुआ करते थे, नौकरी करने के पहले पढ़ाई करते थे, जिन मोटे अनाजों का नाम हमने बताया वो सुना होगा, देखा होगा, खाया होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो ये अनाज भी आपसे छूटते, गांव से भी छूटते गए। बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। 1966 के पहले लोग मोटे अनाज को ज़्यादा खाते थे। ये अगस्त महीना में मकई लगभग तैयार हो जाता था, तो मकई को भोजन स्वरूप उपयोग करते थे। जैसे मकई को पकाते भी थे, जिस तरह से चावल को पकाया जाता है उस तरह से पकाया जाता था। वो एक का भात बनता था। हाँ, उसी का भात बनता था। इसके अलावा जो आजकल जो अंगार में ये करते हैं, तो उस तरह से भी लोग खाते थे। और रोटी भी बनता था। सितंबर और अक्टूबर महीने में गोड़ा धान बोलते हैं, गोड़ा बाबा मुंडारी में बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता था। और वो बिल्कुल ही लाल रंग का होता है, अंदर में जो चावल है लाल रंग का होता है, और उससे ये काफी ताकत मिलती है। तो उसको बोलते हैं गोड़ा धान बोलते हैं। उसके अलावे कोदो भी होता है, कोदे जिसको कहा जाता है, मुंडारी में इसको कोदे कहते हैं, उसका भी उपयोग करते थे। इसको कई तरह से खाया जाता है। एक तो ये पत्ती में दोनों ओर से लपेट करके उसको बॉईल करते हैं, या तो अंगार में ही करते हैं, या तो ताई में भी पकाया जाता है। और कोदो का भी भात बनता था। अब कोदो का भात भी बनता था और डुम्बू भी बनता था। डुम्बू का मतलब होता है जैसे उसको बॉईल करते थे इतने, तो गोल गोल बॉईल करने के बाद उसको ये रामबड़ा दाल बोलते हैं। रामबड़ा मने अरहर तो नहीं, उसका उड़द दाल में डुबा करके खाया जाता रहा है। तो इस तरह का था। और उसके बाद फिर गंगाई बोलते हैं। जैसे हालांकि हम वेरीफाई कर रहे थे तभी कि यहाँ पर जो गंगाई कहा जाता है, क्या उसी को ज्वार बोलते हैं? नहीं, तो वो अलग चीज़ है। छत्तीसगढ़ में ज्वार अगर ज़्यादा पाया जाता है। गंगाई लगभग दिसंबर जनवरी महीना में पाया जाता है। उसकी खेती करते हैं और उसको भी खाया जाता रहा है। तो इस तरह से देखा जाता है, जहाँ तक मोटे अनाज का सवाल है, पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा या तो फिर बंगाल, यहाँ इसकी खेती होती रही है। और पूरे भारतवर्ष का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर कई एक ट्राइब्स भी हैं, सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं। जैसे यहाँ पर हैं मुंडा, उरांव, हो, संताल, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया, महली, गोडायत, खेरवार, करोआ। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में जाइएगा तो भील, भिलाला, मेव, मेना, बेगा, अहिर, बंजारा। इसी तरह से और भी उड़ीसा में भी, बंगाल में भी कई तरह के जो सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं, इसका उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक ख्याल है, 1966 ईस्वी में, उस समय यहाँ पर कहा जाता था कि नदी टिकर धान, उस धान की खेती होती रही, उसका थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। तो उसके बाद से धीरे धीरे समय के परिवर्तन के आलोक में आज धीरे धीरे उन चीज़ों को बिल्कुल ही भूल गए हैं। और आज यहाँ पर ये कैसे छूटा? थोड़ा सा 66 के बाद आप आगे बढ़ते चले गए, उम्र बढ़ती चली गई, पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़ती चली गई, नौकरी में आए, तो कैसे छूटता चला गया? गाँव से क्यों छूटा? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे, इसमें तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो भी थोड़ा सा समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, जो कि जानकारी नहीं रही है। क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को, हमारा जो ट्रेडिशन जो भारत है, अच्छी चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और जो नकलची जो नकल की प्रवृत्ति हम में बढ़ती जा रही है। नहीं, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, वो बाद में आपसे जवाब लेंगे। कृषि वैज्ञानिक अपने यहाँ जो सुझाव देते रहे, गवर्नमेंट उसी पर पॉलिसी बनाती रही है, हर जगह यही होता है। कृषि वैज्ञानिकों को यह क्या लगा कि इसकी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा धान उगाया जाए, जगह ज़्यादा से ज़्यादा भाव क्यों आया? ये बात में बात करेंगे। सुदर्शन जी, थोड़ा सा आप बताइए कि आपने इन सब चीज़ों को देखा है, नाम सुना है, इसका खाया है? मेरा बचपन गांव में ही बीता है। और मैं एक बचपन से मड़वा खाते आया हूँ और अभी तक मड़वा खाता हूँ। और गंगाई तो
उत्पादन और खेती मैं करता ही हूँ, गंगई, मड़वा, उड़द, उसके साथ साथ ज्वार अभी हम शुरू किए हैं। तो ये मोटे अनाज जो साधारण एक गांव वाले जो खाते थे और उनको एक कुपोषण की जो समस्या होती थी, वो समस्या हम देखें अगर 90 के दशक के पहले से, तो उस समय जब 90 के आसपास मैं बहुत छोटा था, तब तक हम लोग अपने बागान में, अपने खेत में बैल मवेशी के साथ चराते चराते गंगाई को ले आते थे और शाम को उसको भूनते थे, खाते थे, मकई को भुट्टा बना करके खाते थे। तो इसमें हमारा जो भोजन का आहार होता था, उस समय चावल ज़्यादा हम खा नहीं पाते थे, चावल का उत्पादन इतना ज़्यादा होता भी नहीं था। तो नहीं, एक धान तो होता था, गोड़ा जो है, गोड़ा, हाँ, गोड़ा होता जरूर होता था, गोड़ा होता था, लेकिन ये उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती थी कि जिससे आर्थिक आमदनी सशक्त हो। ठीक है, आर्थिक आमदनी सशक्त हो। आर्थिक आमदनी के जगह अगर हम देखें कि स्वास्थ्य के हिसाब से, तो गोड़ा धान, मकई और गंगई, उड़द, मड़वा, गोंदली, ये सारे चीज़ें जो पारंपरिक देशज बीज के थे और उनका प्रतिरोधक क्षमता को देखा जाए और उस समय के लोगों के ऊपर अगर शोध किया जाए कि 90, 95, 96 तक जितने गांव के लोग थे, वे प्रति साल अपने शरीर के ऊपर दवाई पर कितना खर्च करते थे, दवाई पर कितना खर्च करते थे, तो पता चलेगा कि उस समय वे वो हम रिसर्च करने की स्थिति में, हम सिर्फ ये हाँ। जानना चाहते हैं कि आप उस समय कुपोषण का नाम सुने थे अपने बचपन में? कुपोषण कोई है और कुपोषण के चलते ये व्यवस्था की जा रही है? कुपोषण की भाषा शायद हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन ये पोलियो और जो शारीरिक तो अलग बीमारी है, वो तो अलग शारीरिक से जो कमजोर दिखते थे, तो उनको एक मुनगा का सूप जो हम मुनगा बोलते हैं उसको पिला करके, और उन लोग ज़्यादा थोड़ा पौष्टिक आहार, सहजन, हाँ, सहजन। तो कुपोषण की भाषा शायद हम जैसे नौजवानों के लिए उस समय बहुत नया था। तो मैं नहीं समझ सकता था कि कुपोषण क्या होता है उस समय। जैसे धीरे धीरे पढ़ाई करते गए, आगे बढ़े, तब समझ में आया कि कुपोषण क्या होता है। जो धीरे धीरे आंगनबाड़ी थोड़ा अपग्रेड होते गए, तो आंगनबाड़ी सेविका लोग अपना पोषाहार कार्यक्रम के साथ जो माप करते हैं हाथ में, वो चार्ट ले करके, हेल्थ चार्ट ले करके, तब कुपोषण की परिभाषा समझ में आई। हाँ, AK सिंह जी, आप बताइए कि आपके घर में तो कई लोग डायबिटिक रहे हैं, तो आपको ये मोटे अनाज के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? गांव के से हुआ कि गांव में आपके होता था, सुना था आपने, या आपको डॉक्टर ने बताया होने के बाद कि भाई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, या आपने पढ़ लिख करके, क्या आपको लगता है? 70s के दशक में, हमारे लेट 70s में कभी कभी गांव जाया करते थे हम, तो उस समय आप देखेंगे कि सांवा, टोंगनी, बाजरा, ज्वार, ये सब हमारे गांव में ही होता था। चीना छठ में जो चीना होता है, हाँ, चीना छठ में हाँ, उसका चावल इस्तेमाल हाँ, होता था, पहला जो अर्घ होता है, अर्घ होता है, उससे दिया जाता था। तो ये सब भरपूर मात्रा में मिलता था, और हम लोग खुद गांव में ही खाए हुए हैं, उसका यूज़ करते थे। लेकिन एक आपने सवाल किया कि ये कैसे ख़त्म हो गया धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ हमारे देश में, तो वैज्ञानिकों ने एक असेसमेंट किया कि यदि हम गेहूं और चावल सेलेक्टेड कुछ आइटम को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, तो सबको हम लोग नहीं खिला पाएंगे। ये एक रिसर्च का रिपोर्ट भारत सरकार को दिया वैज्ञानिकों ने, और उसी के आधार पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम हुआ। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम हुआ, मूलतः गेहूँ और चावल को लेकर के हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। अभी अच्छी बातें जो हुई है फिलहाल के कुछ दिनों में, कि जो डायबिटिक लोग हैं उनके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है। और 20,000 लोगों को लेकर के एक डॉक्टर जो अमेरिका से वापस आए हैं मैसूर में, वो एक रिसर्च कर रहे हैं, और करीब 2000 हेक्टेयर ज़मीन पर इसको खेती कर रहे हैं वो। और अपने यहाँ 20,000 लोगों को रख करके उन्होंने अभी तक डायबिटीज़ को ठीक किया है। तो जब उन्होंने फर्दर इसको चेक किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, इस अनाज को खिलाने से डायबिटिक धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं, और गेहूं और चावल खिलाने से लोग बीमार हो जा रहे हैं, क्यों? तो एक ग्लूटीन होता है, डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में। ग्लूटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है, और वही वन ऑफ द मेजर रीज़न है
डायबिटिक को प्रमोट करने का। तो इसीलिए जितने ग्लूटीन, इन सारे जितने मोटा अनाज जिनको हम बोलते हैं, विश्वामित्री अनाज भी बोलते हैं, इसका वेदों में भी इसका चर्चा मिलता है हम लोगों को, तो इसमें ग्लूटीन नहीं है, जीरो है। तो इसीलिए किसी भी डायबिटिक के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले यूरोप में गए थे, 4-5 कंट्री में जाने का मौका मिला। जो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे सभी जगह जो लगाया गया था खाने में, वो लिखा है सुपर फूड्स, मैंने सुपर, सभी खानों से ऊपर। तो हमने पूछा भाई इसमें क्या क्या है उनके बुला करके, तो उन्होंने सब अंग्रेजी नाम बताया। तो कुछ तो हम पहचानते हैं, रागी वगैरह को पहचानते हैं। तो जर्मनी में उन्होंने बोला कि येस वी इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, रागी को वी इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो हमने थोड़ा चेक करना शुरू किया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 30 लाख टन ये मोटा अनाज का उत्पादन है, जिसमें 12 लाख टन सिर्फ इंडिया में होता है। और 1965 में करीब 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन में मोटे अनाज की खेती होती थी। आज इस साल का जो रिकॉर्ड है 1.47 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती होती है, जिसको सरकार ने इस साल 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया है कि इसको हम मोटा अनाज वर्ष मनाएंगे, तो उसमें सरकार ने इस चैलेंज को लिया है। और सरकार ने 2 अच्छे काम किए हैं मोटा अनाज को बढ़ाने के लिए कि G20 को हम लोग चेयर कर रहे हैं इस साल। तो G20 में पूरे देश में जहाँ जहाँ खाना परोसा जाएगा, उन सारे खाना में ये सुपर फूड्स के नाम से इसको चलाया जाएगा। और आने वाले दिन में भारत इसको एक बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, और इसके लिए 3-4 काम भारत सरकार ने किया है। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग देंगे, जो आज तक मोटे अनाज के ऊपर नहीं था। तो पिछले 3 साल से वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके खरीद रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना ने निर्णय लिया है, महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है, अभी उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है। और आने वाले दिनों में जो पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने बोला अपने भाषण में लाल किले के प्राचीर से कि हम लोग मोटे अनाज का हब इस देश को बनाएंगे, और इसी को प्रोसेस करके हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और देश में इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से एक कुपोषण दूर करने का एक अच्छा जरिया है। अब हम अमेज़न से मंगाते हैं आधा किलो का 5 पैकेट, वो करीब 125 रुपये पड़ता है आधा किलो का, जो अमेज़न से हमारे पास डिलीवर होता है। तो जब हम उसकी खाते हैं, खुद रोटियां खाते हैं या भात खाते हैं, और शुगर चेक करते हैं उसके 2 घंटे के बाद, तो लगभग नॉर्मल रहता है शुगर, लेकिन रोटी और भात खाने के बाद उससे करीब 70-80 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक चीज़ उसमें बताया, हम कई चीज़ें आपसे, एक तो आपने इन लोगों को सुना गिलोटिन या गुलेटिन जो भी हो बॉल, वो होता है गेहूं में, जबकि डायबिटिक पेशेंट को रोटी ही खाने को कहा जाता है, भात खाने से मना किया जाता है, भात में शुगर है इसलिए उसको अब लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो जानते हैं उस पर। एक तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मुझे यह अंदेशा है कि बाजार ने बहुत चालाकी से गरीबों का जो पोषण वाला भोजन था वो छीन लिया था, बहुत चालाकी से। उस चालाकी को बहुत माइन्यूटली अगर स्टडी करेंगे तभी वो पकड़ा पाएगा, ऐसे नहीं पकड़ा पाएगा, इसलिए कि गरीबों का भोजन था। अब देखिए बाजार कितनी चालाकी से ये कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जब फटे कपड़े गरीब पहनते थे और सिर्फ गरीब ही पहनते थे, आज के दिन में सबसे महंगा फटा कपड़ा बिक रहा है बाजार में और लोग पहन करके अपनी अमीरी प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस मोटे अनाज पर हम आना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए स्टूडेंट, और जब मेडिकल में आप नहीं आए थे उस समय कभी मोटा अनाज खाने का मौका मिला, मोटे अनाज से या खिलाने का, मेडिसिन के डॉक्टर होने की वजह से खिलाने से कुछ फर्क आपको पता चला, कुछ संदेशा पता चला? एक उसी के साथ एक और चीज वो आपके लिए कर देते हैं कि कोई गुंजाइश है कि रिम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट से कुछ एनजीओज या कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का एक कोलैबोरेशन हो और इस तरह की रिसर्च को और आगे बढ़ाया जा सके कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते। जी, इसमें तो बहुत रिसर्च हो चुका है, बाहर के भी बहुत पेपर हैं। जिसे आप मोटा अनाज कहते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं अनपॉलिश्ड अच्छा ग्रेन। उसमें चावल भी आता है, गेहूं भी आता है, मकई भी आता है। आपने कहा कि एक बीच में चर्चा में आई ना ये बात कि ये सबको क्यों सप्रेस कर दिया गया। कुछ एरिया में ऐसा देखा गया, हालांकि इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया
जैसे कुछ लोग मेज पसंद करते हैं मकई, तो वो 12 महीना खा रहे हैं मकई। तो मकई पर अगर डिपेंडेंट हो जाइएगा, केवल मकई खाइएगा, तो नियासिन विटामिन की कमी होगी। उससे जो बीमारी होता है पेलाग्रा, उससे डेथ हुआ करता था। आजकल हम लोग नहीं देखते हैं उस डेथ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मकई नहीं खाना चाहिए, मकई खाना चाहिए। मकई के साथ प्लस हो रहे डाइवर्सिफाइड फूड। हाँ, केवल एक ही मकई नहीं खाना चाहिए। इसको लोगों ने मैंने साइंटिस्ट की तरफ से या चिकित्सकों द्वारा इसको प्रचार लाया लाइट में, तो इसको बना दिया गया कि नहीं, मकई नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है चावल का या अन्न कहते हैं, सारा अन्न लगभग बराबर है, सारा अन्न। लेकिन पॉलिश्ड राइस अगर खाएंगे तो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उसके खाने से शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसना चावल खाते हैं तो उतना नहीं बढ़ेगा। पर्टिकुलरली रिकमेंडेड है कि आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें अन्न 50% होना चाहिए, 50%। जो डायबिटिक हैं 50 से 60% तक ले, 20% प्रोटीन रहना चाहिए। प्रोटीन अन्न में बहुत कम है। तो प्रोटीन अगर हमारे डाइट में, पूरे एशियन लोगों में, केवल भारत ही नहीं पूरे एशिया में डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। और ये जो हम लोग प्रोटीन कम लेते हैं, इसी के वजह से डायबिटीज होता है। प्राइमरली यही देखा गया है। हम लोग तो दाल खाते हैं ना, दाल तो भरपूर लेते हैं। कम खाते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हम लोग ज़्यादा अन्न खाते हैं सर। नहीं, अपने यहाँ जो व्यवस्था रही है, जिसको कि रोपा डोभा कहते हैं, जी। गांव में जब रोपने के लिए लोग जाते थे तो वहाँ से मछली, केकड़ा, इस तरह की चीजें ले आते थे। उसमें सारा कुछ मिनरल या जो पोषण का वो चाहिए। अब चाहे फर्टिलाइजर और कीटनाशक का जो इस्तेमाल किया, किसी खेत में नहीं मिलता है, तालाब में नहीं मिलता है, नदियों में नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि मकई का कुछ ऐसा जगह हो सकता है, लेकिन जहाँ मकई होती थी वहाँ और भी इस तरह के मोटे अनाज होते थे और उसको मिक्स करके खाते थे। कुछ लोग ना वो मकई ज्यादा जैसे पसंद किए, उसमें ज्ञान नहीं था, मकई खा रहे हैं। नहीं तो कोई असंतुलित भोजन लीजिएगा तो होगा, तो उससे उसको लोगों ने हाईलाइट कर दिया, ज्यादा प्रचारित कर दिया। उसके वजह से लोग मकई खाना। नहीं, आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो उनको क्या आप वो करते हैं? हम लोग तो कहते हैं कि अन्न कम खाइए, दाल जिसमें प्रोटीन है दाल है, नॉन वेज है, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज दाल, ये सब ज़्यादा लीजिए। हम लोग के खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है, इसी वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा है। और अन्न में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो हम लोग उसना चावल खाते हैं, पर्टिकुलरली वो जो लाल वाला है, वो खाने से उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से वो शुगर कम बढ़ाता है। लेकिन अगर उसके साथ हम लोग अदर जो अभी जो रिसर्च सुपर फूड्स हैं, हमने जो रिसर्च पढ़ा है डॉक्टर साहब, उस रिसर्च में ये कहता है कि प्रोटीन, वसा, खनिज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, केटोनिन, फोलिक एसिड, जिंक, ये सारा कुछ उसमें मिल जाता है। जो मिलेट से ये जो रागी और इसमें मड़ुआ, कोदो, जो भी अन्न है ना, उसके जो अनपॉलिश्ड नहीं है, उसका बाहरी एरिया ब्रांच कहलाता है ना, उसमें ये सब चीजें हैं। उसको अगर खाएंगे तो वो मिलेगा। नहीं, पॉलिश भी तो बाजार ने शुरू किया ना, हमारे यहाँ तो था ही नहीं। जब बड़े बड़े ये क्या नाम है राइस मिल बनने शुरू हुए, फ्लावर मिल्स बनने, वहाँ पॉलिश शुरू हुआ। हम लोग तो पॉलिश की व्यवस्था ही नहीं थी। धनकूट ये ढेकी में कूटते थे या उखल में कूटते थे, या फिर हालर मशीन आया उसमें कूटते थे, उसमें पॉलिश नहीं होता था। पॉलिश जब बड़े पैमाने पर बाजार टू बाजार होने लगा, मार्केट आया, उस समय सारी चीजें आई। अभी भी हमको लगता है जो सप्लाई के चावल है उसमें पॉलिश नहीं है, आमतौर पर चीजें रुकी हैं, लेकिन डायबिटिक बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अदर फैक्टर भी हैं, लेकिन फूड फैक्टर में इम्पोर्टेंट वही है कि हम लोग कम प्रोटीन लेते हैं और जो अन्न लेते हैं ना वो पॉलिश्ड वाला लेते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। एक जो अपने भारत में रहा है कि पेट भरना है, पेट भरने के लिए अनाज की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट भरता है। और कंपैरेटिवली प्रोटीन वाली जो चीजें हैं उसके कीमत में और सिर्फ भात चावल की कीमत में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने यहाँ जो डाइट रहा है, उस डाइट में दाल की तुलना में चावल ज़्यादा रहा है, इसलिए दाल का उत्पादन अपने यहाँ देखा जाए कम है। लेकिन हाँ सर, लेकिन जैसे लोग जाते हैं, हम लोग बचपन का याद है, मेरा भी बचपन गांव में बीता है,
तो जो मजदूर लोग खेत में काम करने आते थे ना, वो सत्तू लेके आते थे, हाँ, चना हाँ, का हाँ, सत्तू। हाँ, चना का तो सत्तू। चना तो दाल है, हाँ। उसमें प्रोटीन ज्यादा है। मुझे लगता है वो कहीं बाहर लोग जाते थे ना, तो सत्तू बांध के जाते थे। सत्तू बांध के जाते थे यार, तो वो उसको प्रोटीन सानना आसान होता था, गमछा में रखे, खाना भी आसान है, पानी डाल सही के सौंप लिए। और उसमें प्रोटीन ज्यादा है। नहीं, आजकल जो हम लोग खा रहे हैं, बाहर में जा रहे नहीं, हैं, ये चना चबेना तो गरीबों का चीज था ही, हमने तो उसको छीन लिया, अब तो वो खा नहीं सकता है। नहीं कोई गरीब जो है चना का भुंजा नहीं खा, कोई भुंजा नहीं खा सकता है। जी, इसमें एक चीज़ जोड़ेंगे हम जी। कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली चावल से जितने भी ये मिलेट्स हैं उसका थोड़ा कम है, जी जी। ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा कम कम है। लेकिन डायबिटिक में उसका असर इसलिए नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, वो डायबिटिक को ठीक करने का काम करता है। एक तो ग्लूटिन नहीं है जो कि वन ऑफ द रीज़न है डायबिटिक बढ़ाने का। दूसरा, इस पे चूँकि हम डायबिटिक हैं तो काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। कोदो में, मड़ुआ में, सांवा में, ज्वार बाजरा में उसके जो कवर हैं और कवर के नीचे कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसको आसानी से डाइजेस्ट करने, फाइबर का मात्रा उसमें ज़्यादा है फाइबर भी जिससे इसमें कि ज़्यादा है। आसानी से डाइजेस्ट करने में वो बहुत बढ़िया मदद करता है। इसीलिए उसका प्रेशर बॉडी के ऊपर नहीं आता है। हम जब पॉलिश कर देते हैं चावल को, उसके ऊपर कवर को निकाल देते हैं या इसको खाना ही बंद कर दिया हम लोग, तो उसका असर होता है कि वो जल्दी तुरंत ही ब्लड में, शुगर में, ब्लड में मिल जाता है। एक एग्जाम्पल हम आप सब लोगों के लिए है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। वर्ल्ड बैंक की का एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में पैडी लगाया गया। तो यहाँ जो ARDC थे, तो ARDC हमको बोले कि चलिए आप तो बहुत आलोचना करने वाले लोग हैं ना, चलिए हम दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ा। खूंटी में ले गए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, खूंटी रांची जिले में ही था, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर साथ में थी। उन्होंने कहा देखिए कितना बढ़िया हुआ है, और देख लीजिए देसी तरीके से खेती हुआ है। यह बता रहे हैं आपको 94-95 की बात। तो हम बोले कि इसमें तो लग रहा है कि बीमारी लगी हुई है आपका जो ये है, और उसमें बीमारी नहीं है। तो बीमारी के लिए जो लागत खर्च बोला है, जो मुंडा जी का खेत था, दोनों खेत उनका था। हम बोले इसमें कितना लगा, उसमें जो लागत बताया और इसमें जो लागत बताया, जमीन आसमान का बहुत अंतर होगा। तो जमीन आसमान के अंतर से हम इस तरह की खेती अगर करते हैं, लागत बढ़ जाता है। इसमें लागत भी कम है, दूसरी की एटमॉस्फेयर का रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कम पानी में हो सकता है, तो सूखा पे भी हो सकता होने है। से बेहतर है कि हमारे पास कुछ तो हो गया, पोषण वाला कुछ भी खाना हो गया विभिन्न कारणों से। और हमारे खेत में मछली भी मिल सकती है, केकड़ा भी मिल सकता है, ऐठा भी मिल सकता है, पाइला भी मिल सकता है, सब मिक्स मछलियाँ होती थी, बनती थी धान के खेत में। हम लोग के साइंस में सर ग्लूटेन को डायबिटिक एजेंट नहीं माना गया है। अच्छा। गेहूं में बहुत पहले एक आया था कुछ प्रोडक्ट, उसका से होने से होता है, लेकिन ग्लूटेन से तो एक अलग ग्लूटेन गैस्ट्रोपैथी होता है, जिससे लूज मोशन होता है। जो लोग ग्लूटेन से एलर्जिक है उनको मना किया गया है। अदरवाइज कहते हैं कि वो जो होल ग्रेन खाने के लिए, ग्रेन जो हम लोग में कहा जाता है, तो जो ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है उनको जरूर खाना चाहिए। अच्छा। ग्लूटेन का उससे कोई लिंक नहीं रखा गया है। अब केवल यही रखा गया है कि हम लोग अन्न जो खाते हैं ना वो ज़्यादा लेते हैं, इसी वजह से हम लोग के यहाँ डायबिटीज ज़्यादा है। मिठाई खाते हैं, ये लेते हैं, यही है। प्रोटीन हम लोग कम है हम लोग के डाइट में। मिठाइयाँ तो पहले भी हम खाते थे ना। नहीं सर, खाते भरपूर खाते थे, माने जो सक्षम था, समर्थ खा के लोग 40 को 50 को रसगुल्ला खा जाते थे। सर डायबिटीज कोई एक फैक्टर नहीं है सर। बाल्टी में आम चापते थे। डायबिटीज कोई एक नहीं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। जैसे जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, ऑल एशियंस आर प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज, व्हाइट रेस कॉकेशियंस उतने नहीं हैं। दूसरा है स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है सर। अभी भी वो जो कुछ पैसिफिक आइसलैंड है ऐसा, जहाँ लोग अभी भी पुराने जैसे आदि मानव की तरह रहते हैं, अभी भी उन पर तो रिसर्च चल ही रहा है। उन लोगों में आज तक न डायबिटीज न बीपी मिला है। वो लोग तो जो मिलता है काट के खा लेते हैं। कहते हैं नॉर्वे में भी नहीं मिलता है। नॉर्वे में भी नॉर्वे में नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते, आई डोंट नो। नहीं सही है। अभी 4-5 दिन पहले प्रभात खबर में आर्टिकल जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जितना पढ़ा हूँ उसकी बात कर डॉक्टर सत्यनारायण जी। इस रीजन में भी जैसे मोटे अनाज के साथ जैसे करनी बाबा बोलते हैं, करनी धान बोलते हैं, या तो काला काला जो होता था, हाँ काला गुंदली जो बोलते हैं। मोटे अनाज के साथ साथ जैसे प्रोटीन की जब बातचीत हो रही है,
यहाँ पर घोंगा मिलता है, जो तरह तरह के घोंगा मिलते हैं, तरह तरह के मशरूम मिलते हैं, तरह तरह के रुगड़म मिलते हैं, सेता पुटका, तुम्बा पुटका बोलते हैं, जाति पुटका, फिर पुटकल साग, नहीं पुटका वो जमीन से ही होते हैं ना। इसी तरह से मशरूम भी तरह तरह के होते हैं, मानून बोलते हैं, बुनमुन बोलते हैं, नाम अलग अलग है। हाँ, तो इस तरह से मैंने कई तरह के यहाँ पर प्रोटीन मिलने वाला तत्व भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये आपका चिड़िया भी लोग खाते थे, गिलहरी भी खाते थे और दूसरी चीज़ों को भी खाते थे, रेड एंड व्हाइट एंड, जैसे उसको बोलते हैं मुंडारी बोलते हैं हाउ बोलते हैं, जो रेड अभी भी चाय बसा के बाजार में बिकता है। हाँ, चाय बसा के बाजार में बिकते हैं। अच्छा। इधर व्हाइट एंड बुर्दलू बोलते हैं, वो खाया जाता रहा है। लेकिन समय के परिवर्तन के आलोक में जैसे हम कहेंगे सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं और मिसगाइड भी हुए हैं कि अलग अलग नामों से इस सबको नहीं खाने के लिए कहा जाता रहा है कि आप रुगड़ा मत खाइए, चिड़िया मत खाइए, मशरूम मत खाइए और क्या क्या सब मत खाइए, है ना। जितना भी यहाँ का जो फूड हैबिट्स है उस सबको नहीं खाने के लिए बोलते हैं, जिसके कारण हमको लगता है मैंने काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आपके पास सुदर्शन जी के पास लौट रहे हैं, डॉक्टर साहब से एक सवाल मन में उठा, इसलिए अभी तक आपके पास डायबिटिक के जितने पेशेंट्स आए हैं उसमें ट्राइबल की कितनी संख्या होगी, एक अनुपातिक दृष्टि से अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से? जी सर, मुझे तो पहले लगता था कि ट्राइबलों में डायबिटीज़ उतना नहीं होगा, लेकिन इधर मैं जब से रांची आया हूँ, ट्राइबल में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा संख्या में देख रहा हूँ। शायद चेंज इन फूड हैबिट या जो भी कारण हो, मैं तो समझता हूँ चेंज इन फूड हैबिट, और दूसरा उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, मेरा मानना है। जैसे पहले जंगल में बहुत दूर दूर जाते थे, पहाड़ पे जाते थे, अब वो गाड़ियाँ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खान पान में भी इन्फ्लुएंस में हैं लोग। ये जो बिजनेसमैन लोग शुरुआत किए हैं खाने में की चीज़ को बेचने का, उस पर आकर्षित हुए हैं और यही कारण है उन लोगों में डायबिटीज़ और ये ब्लड प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हाँ सुदर्शन, थोड़ा सा बताइए आप, गांव का हाल कैसे इसको लौटाया जा सकता है? एक तो ये मोटे अनाज केवल हम इंसानों के लिए है, ये मैं नहीं मानता, नहीं, ठीक है। इसको मैं जानवरों के लिए भी मानता हूँ। ये भोजन की जो मात्रा है, अगर हम बंदर को देखें या चिड़ियों को देखें, अब हम गंगई की बात करें, जो गांव में गंगई होते हैं उस गंगई से उनका भी आहार चलता है। और पोषण को अगर मानव के साथ जोड़ा जाए तो एक जनजाति, खासकर मैं जनजाति समुदाय की बात करूं, वो पक्षियों को भी खूब खाते हैं। पक्षियों को खाने से कहीं ना कहीं उनके शरीर में, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको सोर्स आयरन का हो, कैल्शियम का हो या तो प्रोटीन का हो, तो दूसरे माध्यम से भी जो सोर्स आने चाहिए, तो अलग अलग सोर्स के माध्यम से ये हम ग्रहण कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि धीरे धीरे ये मोटे अनाज कम हुए हैं, इसका एकमात्र कारण जो मेरे को समझ में आता है कि एक बाजारवाद है। बाजारवाद में इसमें कभी भी इस मोटे अनाज को ज़्यादा कीमत नहीं मिला, और 90 के दशक के बाद जो नव उदारवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, सबों के लिए खुले द्वार खोले गए, तो मोटे अनाज को ग्रहण करने के साथ, कम करने के साथ साथ जिसमें से ज़्यादा पैसा आने लगा। अब तो मोटा अनाज ज्यादा पैसे वो बेच रहा है, अभी हम लोग आधा किलो आटा बेच रहे हैं 80 रुपये में। पिछले 5 साल की ये बात है जो मोटे अनाज की कीमत बढ़ी है, जब से फ्लिपकार्ट और अमेजन आए हैं तब से। नहीं तो उससे पहले अगर आप 70 के दशक में देख लीजिए, 70-80 में, ये क्या 2015 में 2000 तक देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कुछ था नहीं। 2010 तक हम ढेकी में धान कूटते थे, 2010 तक मैं अपने घर में ढेकी में धान उसका मीठा माड़ भात हम लोग खाते थे। अभी तो आटा अलग खरीदिए, चोकर अलग। तो ये बाजार चना का भुजा अलग खरीदिए, वो अलग से मिला लीजिए नहीं मिलने की वजह से, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। मैं इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इसके लिए दोषी मानता हूँ। नीतियाँ उनकी जो नीतियाँ जो रही है कि इस मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कोई बहुत ठोस नीतियाँ नहीं बन पाई। एक तो AK सिंह ने जो कहा उसमें थोड़ा सा हमको संदेह है। वो संदेह ये है कि मोटे अनाज का किसी भी मौसम में कम पानी में भी उत्पादन हो सकता है, तब उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीरियड में छीन लेना
ये हमको आश्चर्यजनक लगता है। ये कैसे हुआ, नहीं हुआ। एक तो हमको लगता है कि बाजार सबको प्रभावित करता है, थोड़ा देर से थोड़ा सवेर से, अंतर यही होता है। जैसे बाजार ने प्रभावित किया तो अमीर लोग फटा पहनना शुरू किए, पहले फिल्मों में आया, अब अमीर लोग, फिर गरीब लोग, ये गरीब लोग भी फटा पहन करके सोच रहे हैं कि वाह हम भी अमीर हो गए, है ना। तो हमको लगता है ये एक कारण हो सकता है, और सरकार ने यह सोचा 18 में, ये अपने आप में बड़ी बात है कि मिलेट को वापस लौटाना चाहिए। जैसे एक सुदर्शन भेंगड़ा जी ने कहा कि हम लोग पहले मुनगा का पत्ता पिला करके ठीक कर लेते थे, वो आज भी होता है। तो अभी डॉक्टर रमेश पांडे वीसी थे, वो यहीं पर चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुनगा ऐसा जादुई चीज है, ऐसा जादुई चीज है कि कुपोषण दूर करने में उससे बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। उसका जड़, उसका छाल, उसका पत्ती, उसका फल, उसका फूल, कुछ भी खिलाइए, खाइए, चावल मिला दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो झारखंड के संदर्भ में हम जितना घूम पाए हैं झारखंड, मिलेट लगभग गायब है। जो है वह बाजार इतनी चालाकी से वहां से उठा के लेके चला जाता है कि वहां उनको पता नहीं चलता, वहां के लोगों को मिल ही नहीं पाता है। जैसे गाय पालते तो हैं, हमने गाय स्कीम्स में भी दिया, तो गाय का दूध उनको नहीं मिलता है, दूध दूसरे लोग खाते हैं, पालते वो हैं, और उससे जो पैसा आता है उसे मोबाइल से सिम में रिचार्ज करते हैं, फिर और मोबाइल खरीदते हैं, फिर बाजार के पास। तो ये लौटने की बात, और अगर एक बेहतर फिजिशियन के रूप में आप सलाह देना चाहें कि मिलेट से क्या फायदा हो सकता है, लगाने से भी, खाने से भी, उसका क्या फर्क पड़ेगा, फिर सत्यनारायण मुंडा जी से बात करते हैं। हाँ, अगर ये हम लोग होल ग्रेन लेते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी अभी प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं, ये जो अभी चला हुआ था वायरल डिजीज, अगर उसको हम लोग छोड़ दें तभी डेथ रेट और डिसेबिलिटी, माने आदमी जो असक्षमता डेवलप करता है, ज़्यादा होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके लिए आजकल केंद्र सरकार ने हर जगह अलग ओपीडी उसका संचालन किया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुआ जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलता है। तो अगर इसका प्रचलन ज़्यादा हो जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, थायराइड डिजीज है, ये सब की संख्या में बहुत कमी आएगी। कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन से जैसे कोलोन में कार्सिनोमा होता है, उसका इंसिडेंस बहुत ही कम हो जाता है। इवन ओवरऑल कार्सिनोमा देखा गया है कि 16% कम होते हैं। एक अभी हाल में यूएसए का एक रिसर्च मैंने देखा था, 16% कम होते हैं जो होल ग्रेन लेते हैं उनमें, उस पॉपुलेशन में जो होल ग्रेन कैसे खाया जा सकता है? होल ग्रेन, अब गेहूं तो सीधे नहीं खाया जा सकता है, तो गेहूं को क्या करें, फुला करके या कुड़ा करके खाएं, चना को उकड़ा करके खाएं, होल ग्रेन कैसे रिफाइंड मत कीजिए। अच्छा, जैसे चावल आटा उसका चोकर मत निकालिए, मैदा से चोकर वही ऊपर है, उसी में तो सब कुछ है, फाइबर सबसे ज़्यादा उसी में है। और अगर कुछ हम लोग अकुरा चना ये सब खाते हैं तो वो अच्छी बात है, वो तो ज़रूर लेना चाहिए, इसलिए कि उसमें वो लैक्टेट है ना, लैक्टेट से गुड बैक्टीरिया पेट में ज़्यादा आता है। और ये क्या नाम है आपको, हॉर्लिक्स शायद, तो हॉर्लिक्स में मैक्सिमम जो है जौ है जी, और चीनी है, असल चीज जौ और चीनी ही है। तो वो जो है, हम जौ का सत्तू नहीं खाएंगे, जौ की रोटी नहीं खाएंगे, हॉर्लिक्स खाएंगे। वाई ये सवाल जो है ना, इसलिए कि जिस ढंग से वो रैपर लपेट करके, जिस ढंग से प्रचार करके उसे मार्केटिंग का, जैसे अभी तो हमारे यहाँ रिम्स में अधिकतर लोग यही कहते हैं, जैसे बहुत लोग हैं ना जो मुझसे नहीं खा पाते हैं तो एनजी ट्यूब से खाना देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सर हॉर्लिक्स मिलाएं। लेकिन अभी सब जगह सब लोग, हम लोग जितने भी चिकित्सक हैं, लोगों को कहते हैं नहीं, सत्तू और चीनी मिला के दो, सत्तू और दूध मिला के दो, वो उससे ज़्यादा फायदेमंद है। अब लोगों को समझाने पर लोग समझ रहे हैं और इसका प्रचलन भी बढ़ गया है। आप रिम्स आके देखेंगे तो पहले जितना, आज से 10 साल पहले जितने बेड के बगल में हॉर्लिक्स मिलता था, अभी आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर मुंडा, कैसे लौटाएं चीज़ों को? एक तो पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभाएं हैं, इनके साथ बैठ कर चीज़ों की चर्चा करें, मिलेट का फिर से नए सिरे से उनको बताएं। तो ये जैसे आजकल देखते हैं कि प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान है, मुखिया हैं, तो जागरूकता की भावना को बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जगह जगह पर ये मुखिया के तत्वाधान में कुछ सेमिनार अगर हो, मीटिंग अगर हो, लोगों को जागरूक किया जाए।
जो लोग जानते हैं उसके बारे में, गांव के लोग ऐसे हैं कि जानते हुए भी उनको मतलब उनको सोचना पड़ता है। हालांकि सब कुछ अवेलेबल है गांव में, किस तरह से इरिगेशन करना है, क्या करना है, इसके बारे में छोटे छोटे जो पानी की जो नालियां हैं, झरने हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ उन्हें आइडिया उनके देशज ज्ञान का फायदा कैसे उठाया जाए? हाँ, आइडिया बताने की जरूरत है। और तब जब ये जागरूक हो जाएंगे तब इसको फिर से ये अपने आप में लौटेगा। इसलिए जैसे जो भी रिमोट एरियाज है या तो जो भी सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं, हम शुरू में हम बोल रहे थे कि अलग अलग सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। और आजकल तो आप देखते हैं कि झारखंड में या तो पूरे देश में वहाँ पर मुखिया अगर हैं, ग्राम प्रधान अगर हैं, बैठते उठते भी हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें आइडियाज़ देने की ज़रूरत है। इसके लिए जो जानकार लोग हैं, जानकार लोगों को गांव में भेजा जाना चाहिए। दोनों के जोड़ दें, अगर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और विज्ञान केंद्र जो है, कृषि विज्ञान केंद्र, ये दोनों को जोड़ के ग्राम सभा और ग्राम प्रधान और तो तब बहुत अच्छा होगा, आसानी होगी। हाँ, वो बहुत आसानी होगी। वहाँ पर हम चाहेंगे ये कि जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या सोशोलॉजिस्ट हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, डॉक्टर्स हैं, और सभी का समन्वय हो और उन्हें मैंने बताया जाए, प्रसार करने की जरूरत है, गांव के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अभी हो क्या रहा है, आपको याद होगा तीसी छीन लिया हमसे, और आज के बाबा रामदेव बेच रहे हैं डायबिटीज का वन ऑफ द सुपर मेडिसिन। अभी सुपर मेडिसिन हो गया है। जी सुदर्शन जी, आप कह रहे थे कि इसकी वापसी कैसे हो, तो अभी भी झारखंड या पूरा भारतवर्ष गांवों का देश है और हर एक गांव में ग्राम सभा होती है। पंचायती राज व्यवस्था जब से आई है तब से एक ग्राम सभा को और सशक्त रूप में माना गया है, उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और उस ग्राम सभा में एक कृषि समिति करके एक अस्थायी समिति भी है। अच्छा, तो पंचायत स्तर में अगर देखा जाए तो पंचायत में भी एक कृषि समिति है और जिला परिषद में भी है और प्रखंड स्तर पे है। तो ये चारों स्तर, एक तो ग्राम सभा है, पंचायत है, प्रखंड है और जिला है। इसके साथ साथ राज्य में तो राज्य सरकार के भी उसके विभाग ही है कृषि के। तो हम लोगों जैसे अभी हम एक सामाजिक क्षेत्र से हैं, डॉक्टर साहब शिक्षा से हैं, डॉक्टर साहब चिकित्सा से हैं, वो भी सामाजिक क्षेत्र से हैं। तो इन लोगों का एक समन्वय होना चाहिए कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं मोटे अनाज का, उस मोटे अनाज का फायदा हम लोगों को कैसे मिल सकता है, जिसको हम अनजाने नहीं जान पा रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि मोटे अनाज खाने से लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उनकी बीमारियां क्या कम हो सकती हैं और जिन पर पैसे का खर्चा कम हो सकता है। दूसरा, इस उत्पादन जो हम मोटे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, इसको निश्चित रूप से राज्य सरकार के तरफ से प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलना चाहिए। एकदम जो धान की उत्पादन में हम लोगों को बढ़ावा मिलता है, अगर हम वहाँ रासायनिक खाद की बात करें तो सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन हम मोटे अनाज का उत्पादन करें तो गोबर अगर हम खरीदें, उसमें जैविक खेती के तरफ, जैविक खेती को बढ़ावा और जैविक खेती के लिए वर्मी खाद का उत्पादन सबसे बड़ी बात है। तो मनरेगा के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से हमारा वर्मी खाद का उत्पादन पहला हो और मोटे अनाज का उत्पादन मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हमको लगता है कि जमीन से अर्थवर्म गायब है। तो अर्थवर्म को वापस कैसे, जब तक नहीं लौटाएंगे अर्थवर्म को तब तक तो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मस्ट है कि पहले वो लौटा के ले आए। तो ये जो कह रहे हैं जैविक खाद के बारे में या वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट डाल तो देंगे, क्या उससे केंचुआ वापस लौटेगा? तो केंचुआ ही बनाता है वर्मी कंपोस्ट को, वो लौटेगा, लेकिन जहाँ वो डालेंगे तो वहाँ लौटेगा वो। हाँ, इसके उदाहरण है। नहीं पता, हमने तो नहीं देखा है। तो हमारे हर गमले में केंचुआ हुआ करता था, अब एक भी गमले में केंचुआ नहीं है। हाँ, नहीं है, ये संकट है। जबकि हम कोशिश करते हैं कि उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालें, आज तक नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी नहीं है। केंचुआ को लौटाना जो है, अगर जमीन को बनाना है उस ढंग से, तो केंचुआ को लौटाना सबसे जरूरी है। केंचुए से ही बाकी सब चीजें बदलेंगी। पूरा उसका लिंक है ऑर्गेनिजम्स का। ये मेडिसिन जो है आपका, जो रिम्स है, रिम्स में जो मेडिसिन के लोग हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, तो जो आपका अलग अलग हॉस्पिटल्स है स्टेट में, प्राथमिक चिकित्सा, उप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेके,
वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो बैठते हैं उनको भी अगर ये बताया जाए, अपने पेशेंट को बताए जी, कि इसको खिलाओ, तो इससे थोड़ी बात बन सकती है। हमको IMA वगैरह इन्वॉल्व हो, उसको इन्वॉल्व किया जाए सरकार के लेवल पर भी और स्थानीय लेवल पर भी। क्या थोड़ा फर्क हाँ, पड़ेगा? ये तो होना ही चाहिए, सरकार के लेवल से, स्थानीय लोगों से होना चाहिए। यहाँ पर एक है, यहाँ जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहला ब्लड प्रेशर का दवा भारत से आया। जी। वो कैसे आया, तो ब्रिटिश आर्मी में थे कर्नल चोपड़ा, वहाँ बहुत लोग को BP ज़्यादा होने से ना पैरालिसिस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंडिया में है, उसका रस पीने से ठीक होता है। तो गए हिमालय से, वो रोवल्फिया अल्कोलाइड कहते हैं, वो लेके गए, उसका पिलाया, सबका BP कम हो गया। Sure. तो फिर उन्होंने अनुसंधान किया उन लोगों ने, इसमें क्या है, तो देखा कि इसमें रिजर्पिन केमिकल है जो BP को कम करता है। लेकिन इतना दिन से इंडिया में है, लोगों को नहीं पता था, तो पहला ड्रग उसी से हुआ। कर्नल चोपड़ा ने हमारे मेडिकल साइंसेज को दिया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो रिजर्पिन। उसी तरह से हमारे यहाँ जो भी अच्छे फूड हैं, ये हैं, उस पर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। गंगा का ला के रखते हैं, 1 साल में कीड़ा नहीं लगता है, पानी एकदम वैसा ही रहता है, क्या कारण है, इस पर रिसर्च तो होना चाहिए। वही हमारे यहाँ कमी है। नहीं, जैसे कि BIT ने कुछ जगह से कोलैबोरेशन किया, आपके यहाँ से भी जी। किया, बिरसा एग्रीकल्चर से भी किया, जी। उस तरह का कोलैबोरेशन आपका संस्थान कर सकता है क्या? हाँ, ये कर संभावना सकता है है, क्या? कर सकता है। कुछ चीजों पर कुछ जी, NGO रहे, कुछ जी जी दूसरी एजेंसी रहे, उनके साथ। जी 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 कर सकता है, हो ही रहा है। मैं बहुत बाहर के लोग, वो जो रिसर्च कमेटी बनी है, उसका काम ही यही है। वहाँ एक कमेटी बन गई है, रिसर्च कमेटी, वो ये सब करते हैं। आसपास के कितना किलोमीटर है एरिया में जो भी रिसर्च हो, यहाँ के कराएं, और उसमें वो प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर रिम से। हाँ, तो मुंडा जी थोड़ा बताएं कि चीज़ों को कैसे आगे ले जाया जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में जैसे प्राइमरी लेवल से हाई स्कूल लेवल तक या तो कॉलेज लेवल तक इस सब के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति के आलोक में भी पुरानी चीज़ों को लाया जा रहा है, उसी तरह से सिलेबस में भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और जो जानकार आदमी है, जैसे गांव में सब कुछ है, गांव में अच्छी चीज़ें हैं, सामाजिक एस्पेक्ट से संबंध भी, पर्यावरण बचाव से संबंध भी, खेती से संबंधित भी, या तो और भी, या तो जैसे सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक जो बड़ी चीज़ है ना कि हम लोग पैंट शर्ट टाई पहनने वाले लोग जो है ना, गांव के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, गांव के साथ अपना स्टेटस थोड़ा ऊंचा समझने लगते हैं, इसलिए जो कोलैबोरेशन होना चाहिए ना, वो हो नहीं पाते। ये सबसे बड़ा संकट है। माने ये मड़ुआ की खेती जो करा पाए, हाँ, मड़ुआ की खेती को एक ऐसे जो ये करा पाए, ये अपने आप में आश्चर्य है। चूंकि मैं जाता रहा, वहाँ देखता रहा हूँ कैसे उसी लड़के को, इसी गांव के लड़के को जिनके साथ पढ़ा हुआ था, इनका दोस्त भी है, उसको कैसे प्रोत्साहित की कि भाई लगाओ इसको, हम ले लेंगे पूरा का पूरा, तुम्हारा नहीं। बोला बेचेंगे कहाँ, कौन खाएगा? बोले हम खाएंगे। हम बेचेंगे। ये जो है ना, इस ढंग से कि थोड़ा सा इस स्टेटस से हम लोग नीचे आकर के उसके स्टेटस में जा करके देश ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा बात बनेगी। क्या कि हर आदमी आया एक ही तरह से, जाएगा एक ही तरह से। लेकिन ये स्टेटस बीच में जो होता है ना, वो सबसे बड़ा बाधक है ना। उसके ज्ञान को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि वो भी जानकारी हो सकता है, क्या कि हम तो MA है, PhD है हमारे पास। वही फीलिंग की जरूरत ये है। एक बड़ा इशू है। हालांकि उस तरह का फीलिंग सब में नहीं है। नहीं, हम आपको नहीं बोला। आपको चिन्हित नहीं कर रहे, हमने ये बताया कि ये अगर नहीं करें, अगर यह नहीं होता है तो डायलॉग नहीं हो पाएगा ना, डायलॉग नहीं हो पाएगा। हमको लगता है कि मुंडा जी का जो ड्रेस था, आप याद करिए, मुंडा जी जो पहनते थे, उस पहनने के पीछे भी ये कारण शायद होगा, आई डोंट नो। गांधी ने जब अपना कपड़ा त्यागा तो उसके पीछे कितना बड़ा, बहुत सारे फैक्टर्स हम जानते हैं। तो ये जो फैक्टर है ना कि उसकी तरह, हालांकि वो अब हमारी तरह हो गया, वो भी पैंट शर्ट पहनने लगा, वो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ बैठ करके उसका जो इंडियन नॉलेज है, क्या कि हम कितना हूँ साइंस विकसित कर लें, कितना वो जो जानता है ना, उसके जो अनुभव है, उसके साथ उसको बेच करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मायने मतलब नहीं। एंथ्रोपोलॉजी में जो रिसर्च होता है, फील्ड वर्क होता है 1 महीने या तो 1.5 महीने का, तो इसी तरह से गांव के लोगों के साथ बैठा जाता है, उठा जाता है, बातचीत की जाती है, उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का जो जैसे फील्ड टेक्निक्स है, उसका उपयोग आजकल
ये सोशोलॉजी वाले भी कर रहे हैं, साइकोलॉजी वाले भी करने लगे हैं। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि सिलेबस में ही प्रत्येक विषय में, प्रत्येक सोशल साइंस में या तो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी इसको इंक्लूड करने की जरूरत है, फील्ड वर्क। नहीं तो हम पिछले 20 साल से कह रहे हैं, जब भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है बीसी जाते हैं, सबको कहते हैं कि इसको जोड़िए, इकोनॉमिक्स को भी जोड़िए, सब चीज़ों को जोड़िए गांव के साथ। पहले था ना बिल्कुल excursion जोड़ने की टूर। जरूरत है, हाँ। जोड़ने की जरूरत है। क्या मध्याह्न भोजन में हम लोग जोड़ सकते हैं कि खिचड़ी भात के जगह? हाँ, अभी हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारे पेरका सेंटर में वो काम चल रहा है अभी, कि सरकार जो दे रही है आंगनबाड़ी स्कूलों में, उसको हम लोग रिप्लेस करके कुछ कुछ जगहों पे हम लोग खुद बना रहे हैं, जिसमें कि मड़ुआ, चना, गुड़, मकई और थोड़ा सा गेहूँ का भूंज करके, सबको क्रश करके, मिक्स करके, और 1-1 किलो का पैकेट बना के बच्चों को दे रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, जो बच्चे को पोषित चिन्हित किए गए हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए स्टेट की पॉलिसी और उसका बजटरी एलोकेशन, ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे छीना भी गया तो गेहूं चावल घर घर में 1 रुपये किलो आप गेहूं पहुंचा दे रहे हैं, चावल पहुंचा दे रहे हैं, तो आदमी मड़ुआ की खेती करने क्यों जाएगा? तो पहले तो आपको स्टेट की पॉलिसी को कस्टमाइज करना होगा, प्रो मिलेट्स बनाना पड़ेगा, जो कि कुछ सरकारें कर रही हैं और भारत सरकार भी इस तरफ काम कर रही है। दूसरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको आज बढ़ाना हो भारत सरकार को, और आज तय कर दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रागी का इतना होगा, ये होगा, और हम खरीदेंगे और दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो देखिए कल से ही पूरे देश में कितनी मिलेट्स की खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। मैंने तो देखा स्टेट की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 2 स्टेट, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट में मिलेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। राजस्थान 1 नंबर राजस्थान है, 31% है उसका। रागी और हमारे पास बाजरा जो है, सबसे ज्यादा हमारे पास महाराष्ट्र का ही सबसे ज्यादा है, कि महाराष्ट्र में सबसे ना, ज्यादा सेकंड है होता महाराष्ट्र, थर्ड है तो कर्नाटक। ये जो मिलेट्स होता है हमारे यहाँ होता था, सबसे ज्यादा मिलेट्स ही होता था, सबसे ज्यादा मोटा धान ही होता था गांव में लगभग सब जगह। और उसकी वजह से बने, हमने तो अपने बचपन में स्कूली जीवन में कुपोषण नहीं सुना था, पोलियो जरूर सुना था, तो कुपोषण था ही नहीं नहीं, सुना था, है ना। इसलिए कि जब वो 3 महीने होते थे रोपनी के, वो 3 महीने की रोपनी में इतना सारा कुछ मिल जाता। अभी का सीजन है, गन्ना भरपूर है, साग भरपूर है, तो गन्ना का साग ले आए और भरपूर साग लेकर के आए, मटर है, सब्जियां हैं, आफरात किसी के खेत से तोड़ लीजिए। अब तो एक गन्ना अगर तोड़ लीजिए तो उतना गन्ना मारेगा कि आपको 1 टका में आ जाएगा। तो दुनिया इस ढंग से चीज़ें बदली हैं, बाजार ने आदमी को प्रभावित किया है। कुल मिलाकर के हमारा मकसद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूएन ने बहुत सोच समझ के मिलेट को फिर से वापस लौटाने की बात की है। हमारी चीज़ बहुत सारे रिसर्च फेवर करता है, बहुत सारे रिसर्च दुनिया में हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, मेडिकल सेक्टर में। ये सारे चीज़ बता रहे हैं कि दुनिया से रोग को मुक्त करना है तो मिलेट्स का जो कंजम्पशन है वो 50% बढ़ाना होगा, तब जा कर के इस दुनिया में चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, महामारी को रोक सकते हैं। और इसलिए यूएन ने 2023 को घोषित किया है। डॉक्टर साहब, चीज़ों को डॉक्टर के माध्यम से कॉन्वे करना, कम्युनिकेट करना ज़्यादा कैसे संभव है? क्या कि आप पेशेंट को जो बताइएगा, पेशेंट ज़्यादा ऑथेंटिक है, लोग मानेंगे उसको। जी, तो वो कैसे संभव है? ये तो सब आप तो कहते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर, जैसे कि हमको एक याद है, डॉक्टर पटना में हुआ करते, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, एक पेशेंट दिखाने ले गए तो उन्होंने कहा कि 1 मुट्ठी चना अकुरा हुआ 15 मिनट में खाना है और 15 दिन बाद आना है। जो वो सरगी वगैरह लेके निकल जाते थे बजाने के लिए, शिवनारायण बाबू, कुछ नहीं लिखा उन्होंने। हम देखते लगे तो बोले कि जा खा के आई है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बात अगर शुरू हो आपके यहाँ से तो थोड़ी आसानी होगी। नहीं, ऐसा है ना कि ये तो शुरू हो चुका है, सब लोग सेंसिटिव हैं और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही, एक से दूसरे को वो फैलता है, वही ज़्यादा बेटर। और जितने भी अभी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर तो इसी पर चर्चा होती है। जी हाँ, डॉक्टर सत्यनारायण गुंडा जी, हाँ बताइए कैसे चीज़ों को कन्वे किया जाए। आप तो अभी भी गांव जाते आते हैं। हाँ, बिल्कुल हम जाते बताइए, हैं। जो लोग मिलते हैं उन लोगों को बताइए, सेमिनार में जाते हैं, ये जो पर्व त्यौहार अगर हैं, जैसे हम गुरु पर्व सब में मिलते हैं, या तो और भी तरह तरह के पर्व त्यौहार, पूजा पाठ अगर,
तो उस सब में भी बताने की जरूरत है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बताने पूजा की में तो जरूरत लगभग है। इन चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें। उस सब के माध्यम से बताने की जरूरत है। या तो जैसे गांव में जो मीटिंग उटिंग करते हैं उसमें भी इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए। या तो हम चाहेंगे कि आजकल गीतों में भी जैसे धीरे धीरे भूल चुके हैं, आजकल का जो यंगर जनरेशन के जो बच्चे हैं वो लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं, तो उस सब को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, फिर से बताने की जरूरत है, इंक्लूड करने की जरूरत है। सुदर्शन जी, एक तो मांग हम जितना ज़्यादा बढ़ा लें और खपत बढ़ा लें तो निश्चित रूप से ये वापस अपने आप आ जाएंगे। और दूसरा कि राज्य सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दे, अभी गेहूं, पिछला किसान आंदोलन को मैं इस कड़ी को जोड़ करके देखता हूं कि पंजाब और हरियाणा ने कहा कि एफसीआई हमारे से खरीदता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा तो तय है, मिलना तय है, तो हम क्यों करें धान, मकई गेहूं ही करें। तो ऐसा ही राज्य सरकार उड़द मड़वा का तय कर दे, गोंदली का तय कर दे, मक्का का तय कर दे, ज्वार बाजरा का तय कर दे। हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से, केंद्र सरकार अगर तय करती है 20% तो राज्य सरकार बढ़ा करके 30% कर दे, 40% कर दे, तो निश्चित रूप से होगा, उत्पादन बढ़ेगा और मांग बढ़ेगी। जो मोटे अनाज हैं, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अपने लिए मोटे अनाज और होल फूड ग्रेन, जो अभी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। बीच बहस में जिस मिलेट पर, मोटे अनाज पर हम बात कर रहे थे, उसको किसी ढंग से लौटाना है, उस देवता की तरह जो रूट करके चला गया है, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारा गांव स्वस्थ रहे और पोषण हो और कुपोषण मुक्त हो। बीच बहस में आज तो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार।